बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा का दिखने लगा असर, जनता होने लगी है लामबंद, बड़ी सियासी दलों की बेचैनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ वाराणसी में बांटे गए पोस्टर, बोले भीख मांग करके कराएंगे उनका इलाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के बरसे पीएम मोदी, कहा विधानसभा में किया दलित नेता का अपमान, मांझी बोले स्नेह बना रहे। बिहार में बिगड़ेगा मौसम, क्या होगी बारिश या फिर आसमान रहेगा साफ, जाने मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, टूटा मिला रेलवे ट्रैक, मचा हड़कंप, परिचालन पूरी तरीके से बाधित। 20 नवंबर तक बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। सीबीआई ने फर्जी जॉब रैकेट गिरोह का किया भंडाफोड़, पटना अररिया समेत 9 जगहों पर छापेमारी, 3 गिरफ्तार। दीपावली पर तेजस्वी यादव ने उठाया महंगाई, नकारात्मकता, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और लाचारी का मुद्दा, जाति धर्म पर कही खास बात। बिजली का तार टूटने से पूर्वोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन में दौरा करंट, एक व्यक्ति की गई जान, यात्रियों को लगा करंट के झटके। बढ़ रही है अश्लील वीडियो कॉल के माध्यम से ठगी की घटनाएं, आखिर कैसे जाल में फंस जाते हैं पढ़े लिखे लोग। बिहार को जल्द मिलने वाले हैं नए सरकारी वकील और डॉक्टर, नीतीश सरकार ने बताया कब होगी बहाली। बिहार में 4,80,000 किसानों को मिलेगा फ्री बिजली कनेक्शन, कैसे मिलेगा आगे आपको बताएंगे विस्तार से। 3 महीने से 18 जिलों के नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, प्राथमिक शिक्षक संघ ने लिखा पत्र। जाति का फेर और राजनीतिक दांव पेच, बिहार में कब बहेगी विकास की धारा, बदहाली की जिम्मेदारी है किसकी। बिहार में नई आरक्षण नीति होगी लागू या फिर है कुछ अड़चन, जाने क्या कहते हैं कानून विशेषज्ञ, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। एनएसए हटते ही गर्जे मनीष कश्यप की मां, बेटे की रिहाई को लेकर के कह दी बड़ी बात। अपनी मांगों के लिए शिक्षक संघ बनाया तो फिर गंवानी पड़ेगी नौकरी, एसीएस के पाठक ने नए टीचरों को दे दी सख्त चेतावनी। एटीएम तोड़ करके आरा में चोरी का प्रयास, सायरन बजा तो पैसा और मशीन छोड़ करके भागे बदमाश, अब तलाश में जुटी पुलिस। 20 रुपए में 2 लाख रुपए का फायदा, बड़े काम की है मोदी सरकार की ये स्कीम, कौन सा स्कीम आगे आपको बताएंगे विस्तार से। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से, तो बात करते हैं कि मौसम में बदलाव के कारण कल बिहार में प्रदूषण की स्थिति काफी खराब हो गई। बेगूसराय 385 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI के साथ देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। इसके अलावा भागलपुर, छपरा, पटना, कटिहार, पूर्णिया, राजगीर, हाजीपुर, आरा एवं मोतिहारी की हवा काफी खराब रही। आपको बता दें कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला का कहना है कि मौसम में आए बदलाव के कारण प्रदूषण काफी बढ़ गया है। ठंड में बिहार में हवा स्थिर हो गई है, जिससे वातावरण में धूल की एक परत बन गई है। यह बिहार में प्रदूषण का मुख्य कारण धूलकण है, इसके संपर्क में आने पर लोग एलर्जी एवं सहित विभिन्न बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्णिया जिले से एक सनसनीखेज मामला निकल करके सामने आ रहा है। यहां सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग 0 माइल स्थित एक होटल मालिक और फिर उसके दोस्तों पर बंगाल से काम करने आई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इन लड़कियों को बंगाल से केटरर का काम करने लाया गया था, जहां लड़कियों ने होटल मालिक और फिर उसके दोस्तों पर ही शराब के नशे में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आरोप के बाद पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक निजी आवासीय होटल में बहुभोज में केटरर का काम करने वाले कोलकाता और सिलीगुड़ी से 16 लड़कियां और फिर कुछ लड़के आए थे। जब उन लड़कियों का आरोप है कि 7 नवंबर की रात में जब वे लोग गेस्ट का स्वागत कर रहे थे, यानी कि मेहमान का स्वागत कर रहे थे, तभी कुछ लड़के शराब के नशे में आकर के बार बार 3-4 लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिसमें होटल के मालिक और फिर उनके 2 दोस्त शामिल थे। वहीं इस घटना को लेकर के लड़कियों ने बताया है कि होटल का मालिक और फिर उसके दोस्त शराब के नशे में थे और छेड़खानी कर रहे थे। वहीं इवेंट मालिक राजकुमार चौधरी ने कहा है कि उसने पार्टी के लिए बंगाल से 16 लड़कियों को बुलाया था। होटल में उससे छेड़खानी की गई है। इसकी लिखित शिकायत उसने सदर थाना में भी दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि नई दिल्ली जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन के गुजरने से गया गोमो रेल सेक्शन पर बरसाबाद रेलवे स्टेशन के पास शनिवार दोपहर में ट्रैक्शन तार टूट गया। इसकी चपेट में आने से ट्रेन के एक डिब्बे में भी करंट दौड़ गया। उसमें सवार कुछ यात्रियों को करंट के झटके लगे, जिससे वे घायल हो गए। वहीं तार की चपेट में आने से ट्रैक्शन कर रहे एक रेलवे कर्मी की जान चली गई। हादसे की वजह से गया गोमो सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन शनिवार को करीब 4 घंटे तक बाधित रहा। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर 12 बजे ट्रेन संख्या 12801 अप पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस बरसाबाद रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, तभी ओवरहेड लाइन पर लगा ट्रैक्शन तार टूट गया। करंट की चपेट में आने पर ट्रेन में सवार आधा दर्जन यात्री भी जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए नजदीकी सदर अस्पताल में ले जाया गया। दोस्तों प्रशांत किशोर की पदयात्रा का असर दिखने लगा है। यही नहीं, इस यात्रा से लोग अब लामबंद होने लगे हैं। इसको लेकर के अब बिहार में सियासी बवाल मचना तय है। जनसुराज के संस्थापक और फिर पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पदयात्रा उत्तर बिहार के 10 जिलों में पूरी हो गई है और 11वें जिला मधुबनी के गाँव में निरंतर जारी है, जहाँ अब तक 14 माह में इन जिलों के 32 अनुमंडलों, 188 प्रखंडों और फिर 87 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 4200 गांव की पदयात्रा करके जनता से सीधे जुड़ करके उनकी समस्याओं को समझने में सफल हुए हैं। जनता से ऐसा सीधा संवाद और संपर्क अब तक के इतिहास की पहली घटना है। ये बातें आज जनसुराज के पटना कार्यालय में आयोजित दीपोत्सव मिलन समारोह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय कुमार ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर की इस पदयात्रा ने जहां एक और ग्रामीणों और फिर आम नागरिकों को मोहित कर लिया है, वही राजनीतिक दलों में हलचल पैदा कर दी है। यह पहले से स्थापित राजनीतिक दलों के नेताओं की परेशानियों पर बल आने लगा है। दरअसल आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर गांव-गांव पैदल चल रहे हैं, जहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, जहाँ उनकी स्थितियों का जायजा लिया और फिर उनकी इस बदहाली के लिए नेताओं के अलावा मतदाताओं को भी जिम्मेदार बताया है। इस दौरान प्रशांत किशोर सभाएं भी करते हैं, जहां लोगों को पूरी साफ गोई से 2 टूक बातें करते हैं और फिर खरी खोटी भी खूब सुनाते हैं। वे ग्रामीणों को बताते हैं कि आपकी इस दुर्दशा के लिए नेताओं और फिर राजनीतिक दलों से ज्यादा आप आम जनता खुद जिम्मेदार हैं। वो इस बात को समझने में सफल भी हुए हैं कि लोग बिहार में 5 साल तक सरकार और फिर नेताओं की जम करके आलोचना करते हैं। चाय की दुकान पर, खेत खलियान में, चौक चौराहों पर, हाट बाजार में, जहां कहीं 5 बिहारी बैठ जाए तो फिर वहां गल चोरी शुरू। 56 इंच का सीना, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब दिखाई देता है बिहारियों को, परंतु अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है। खाने बगैर अपने बच्चे का सीना सिकुड़ता जा रहा है। पैर में चप्पल नहीं है, शरीर पर ढंग का कपड़ा नहीं है। ये सब कुछ दिखाई नहीं देता है बिहार के लोगों को। प्रशांत किशोर लोगों को बताते हैं कि 5 साल तक सांसद, विधायक और फिर बिहार की सरकार को गालियां देने से आप सभी नहीं थकते हैं। स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पिल्लू वाली खिचड़ी खिला करके गरीबों के बच्चों को समान शिक्षा के नाम पर मूर्ख और बेवकूफ बनाया जा रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, नाले ध्वस्त हैं और उन बजाती नालियों से निकल रही बदबू बीमारियां फैल रही है। खेत में सिंचाई नहीं है, रोजगार का उपाय नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हैं। ये सारी शिकायतें गांव के लोग रोज की बैठक में करते तो हैं,
लेकिन जब वोट का समय आता है तब आप लोग इन सभी बातों को भूल जाते हैं। वोट देने के दिन जात और धर्म सामने आ जाता है और फिर कोई जात के नाम पर तो फिर कोई धर्म के नाम पर उसी को वोट करने लगते हैं, जिसे रोज गालियां देते रहते हैं। आखिर कब तक हम सभी सुधरेंगे? जब कब अपने और फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने जाएंगे? कोई लालू जी के जंगल राज के डर से भाजपा को, तो मुसलमान भाई भाजपा के डर से आरजेडी को वोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर गांव के लोगों से जब पूछते हैं कि आप अपने बच्चों का मुंह देख करके बताएं कि आपने कभी शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बिहार के विकास के नाम पर, कल कारखाना खोलने के नाम पर कभी वोट दिया है क्या? तब सभी चुप हो जाते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने अपने बच्चों के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर वोट दिया ही नहीं। मात्र 500 रुपए लेकर के और जाति धर्म को लेकर के वोट देते हैं, जिससे बिहार बदहाल है। बिहार में बदलाव नहीं हो रहा है। अगर बिहार में बदलाव चाहते हैं तो अपने बेटे का मुंह देख करके वोट करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था। जहां उनकी इस बयान का चारों तरफ विरोध हुआ है, वहीं वाराणसी में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर बांटे गए हैं। वाराणसी में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध जताया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर के टिप्पणी की थी। इसे लेकर के देश भर में हंगामा मचा हुआ है। जब विपक्षी पार्टियां सीएम नीतीश कुमार को घेरने में लगी हुई है, वही वाराणसी में सीएम नीतीश कुमार का अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष पंपलेट और फिर पोस्टर तैयार किए गए हैं। इसमें नीतीश कुमार को वाराणसी के बीएचयू अस्पताल आने का आमंत्रण भेजा गया है, जैसे सीएम नीतीश कुमार से इलाज कराने की अपील की गई है। विरोध करने वालों का कहना है कि हम भीख मांग करके सीएम नीतीश कुमार का इलाज कराएंगे। दरअसल बिहार विधानसभा में बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत को समझाया था, जब उन्होंने सदन में इस पर चर्चा करते हुए अपने विचार रखे थे। और उन्होंने कहा था कि महिलाओं की शिक्षा ने राज्य में यानी कि बिहार में जनसंख्याओं को नियंत्रित करने में मदद की है। हमने बिहार की महिलाओं को शिक्षित किया है, वह सही समय पर अपने पति को संबद्ध बनाने से रोक लेती है, जिसके कारण बिहार की जनसंख्या नियंत्रण में है। इसी बात को लेकर के वाराणसी के वकील दीपक सिंह राजवीर ने कहा है कि हमने इसलिए पंपलेट बांटा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई है, अस्थिर है। वह लगातार महिलाओं के लिए, बहनों के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सदन में रह करके वे पूर्व मुख्यमंत्री को तुम कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। 72 साल के ये वैज्ञानिक महिलाओं के लिए अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं। जहां दीपक राजवीर ने कहा है कि नीतीश कुमार का दिमाग अस्थिर है, इसलिए पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले बीएचयू में हमने उनकी ओपीडी की पर्ची कटवाई है। जय जनता के माध्यम से और फिर बैनर पोस्टर के माध्यम से उनको आमंत्रण भेजने का काम किया है। जब वे अस्वस्थ व्यक्ति हैं वो यहाँ आए और फिर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, जहाँ पर 24 घंटे तक लावारिस का भी इलाज फ्री में रहता है, वहाँ पर आकर के अपने मानसिक स्थिति का इलाज कराएं। हम लोग भीख मांग करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इलाज कराएंगे। दोस्तों, दीपावली पर दीपोत्सव करने और फिर सुख समृद्धि का संदेश तो हर कोई देते हैं, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को दीपावली पर अपने संदेश में समाज में व्याप्त कई कुरीतियों और चुनौतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने दीपावली पर दिए गए अपने शुभकामनाएं संदेश में समाज की कई परेशानियों की ओर इंगित किया है। जैसे साथ ही कैसे समाज का एक बड़ा वर्ग दीपावली जैसे त्यौहार पर भी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, उसे लेकर के तेजस्वी यादव ने अपना संदेश दिया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखे शुभकामना संदेश में कहा है कि आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की असंख्य शुभकामनाएं। मंगल कामना है कि यह त्यौहार आपके जीवन में यश, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि और फिर सफलता का जग गाता प्रकाश लेकर के आए तथा खुशियों की सतरंगी किरणें आपके घर की मुंडेर से लेकर के आंगन, द्वार और हर कोने को अलौकित करती रहे। प्रेम, प्रार्थना, दुआ का दौर चलता रहे एवं इंसानियत, बंधुओं और फिर मानवता का अखंड दीप सदा जलता रहे। वह आगे लिखते हैं कि आइए हम सभी जाति, धर्म और फिर ऊंच नीच का भेदभाव भुला करके देश में व्याप्त महंगाई, भ्रष्टाचार, नकारात्मक अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और लाचारी के अंधेरे को समाप्त करके जन जन के जीवन में खुशहाली का उजियारा लाने का संकल्प लें। तेजस्वी यादव के पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी अपने शुभकामना संदेश दिए हैं।
दोस्तों सीबीआई ने एक फर्जी नौकरी रैकेट के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में शुक्रवार को एजेंसी ने पुख्ता जांच करने के बाद 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही बिहार के अररिया जिला के विशाल उर्फ अभिषेक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस मामले में सीबीआई ने बीते 3 दिनों में पटना और फिर अररिया के साथ साथ धनबाद, मुंबई, बेंगलुरु समेत 9 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस गिरोह ने बीते 2 सालों में सरकारी नौकरी दिलवाने का वादा करके अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए थे। सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार ये गिरोह सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए तक की रकम लेता था। ये गिरोह उन नौजवानों को अपना शिकार बनाता था जो विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और फिर परीक्षा में सफल नहीं होने की वजह से हताश रहते हैं। यह नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों को टारगेट में लेने के बाद इस गिरोह के सदस्य विभिन्न तरह के शुल्क लगा करके लोगों से धन की वसूली करते हैं। ये रैकेट एक साथ देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों पूरे देश में रविवार को हर्षोल्लास के साथ दीपावली का जश्न मनाया गया। इस बीच शनिवार से लेकर के रविवार तक रेलवे स्टेशनों पर घर जाने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई स्टेशनों पर तो अफरा तफरी जैसी स्थिति नजर आई। दीपावली पर भीड़ को संभालने के लिए रेलवे द्वारा की गई तैयारी लचर नजर आई, जहां मानव यात्रियों को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया है। इस वजह से सोशल मीडिया पर रेलवे की जमकर आलोचना की गई। जहां सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिसमें खचाखच भरी ट्रेन और फिर डब्बों की बाहर लंबी कतारें लगी दिखाई दी। कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें लोग एक दूसरे पर लद करके यात्रा करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि उसने कंफर्म टिकट खरीदा है, जब फिर भी वह यात्रा नहीं कर सका। जब गुजरात के वडोदरा में ट्रेन में भीड़ इतनी अधिक थी कि वे डिब्बे में सवार नहीं हो सका। उन्होंने यक्स में लिखा है कि भारतीय रेलवे का प्रबंधक सबसे खराब है। यह मेरी दीपावली बर्बाद करने के लिए धन्यवाद। थर्ड एसी का कंफर्म टिकट होने पर भी आपको यही मिलता है। पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिली है। मेरे जैसे कई लोग ट्रेन में चढ़ नहीं पाए हैं। भीड़ ने मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। वह किसी को भी ट्रेन में आने नहीं दे रहे थे। जब पुलिस ने मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया। वह इस स्थिति पर हंस रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में अगले 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले 4 दिन तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। जहाँ सुबह और शाम में अब अच्छी ठंड पड़ रही है। जहाँ सुबह में हल्का कोहरा गिरना शुरू हो गया है, वहीं पर कनकनी भी महसूस की जाने लगी है। जहाँ पिछले 24 घंटे के दौरान किशनगंज बिहार का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि सबसे गर्म खगड़िया रहा, जहां का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं सुबह के समय हिमाचल की तलहटी वाले क्षेत्र में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। वहीं पूर्वांचल, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और फिर शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान किशनगंज का रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में आज 13 नवंबर से 17 नवंबर के बीच आसमान साफ और फिर मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज 13 नवंबर से दिन और रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी, जबकि सुबह में हल्का कोहरा छा रहने का अनुमान है। इस दौरान 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा के चलने का अनुमान है। रात गहराने के साथ ही कोहरे का असर दिखने लगता है और फिर सुबह तक इसका असर दिख रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की यानी कि गाड़ियों के परिचालन में दिक्कत आने लगी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से बड़ा रेल हादसा टल गया है। दानापुर रेल मंडल के बख्तियारपुर राजगीर के करनौली रेलवे हाल्ट के पास रेलवे ट्रैक में दरार आने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि करनौली रेलवे हाल्ट के पास पटरी टूटी हुई है। इस घटना के सामने आने के बाद रेल यात्री परेशान हो गए। वहीं रेलवे ट्रैक के टूटने की खबर सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन में हरकत मच गया, जहां पूरा महकमा अलर्ट मोड में आ गया है। जहां रेलवे के आला अधिकारी मौके पर रवाना हो गए। वहीं जीआरपी और फिर आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जहां टूटे रेलवे ट्रैक की खबर मिलते ही कई ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। जहां रेल परिचालन अभी पूरी तरीके से ठप है। ट्रेनें कई स्टेशनों पर खड़ी है। वहीं रेलवे ट्रैक मरम्मती का काम शुरू हो रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ लगाए गए एनएसए के हटाए जाने के बाद परिवार में मनीष के घर आने की उम्मीद बढ़ गई है। जब मनीष कश्यप के परिवार को भरोसा है कि जल्द ही वे बाहर आएंगे और फिर वे बिहार की आवाज बनेंगे। दीपावली और छठ में बेटे के नहीं रहने का मां को
कसक है और फिर वे कहती हैं कि जब बेटा जेल से बाहर आएगा तो फिर ढोल ताशा के साथ त्यौहार मनाएंगे। मनीष कश्यप की मां मधु देवी और फिर भाई करण कश्यप ने न्यूज़ चैनल से खास बातचीत की है। मनीष कश्यप की मां मधु देवी ने कहा है कि बेटे पर जो काला NSA लगाया था वह हट गया है, जिससे काफ़ी खुशी है, लेकिन बस कमी यही लग रही है कि त्यौहार में मेरा बेटा दिल का टुकड़ा मेरे पास नहीं है, जिसकी कमी खलेगी। लेकिन क्या करूं, कोर्ट बंद है। 21 नवंबर के बाद ही कोर्ट खुल पाएगा या बहुत जल्द ही मेरा बेटा बाहर आएगा। मनीष के भाई करण कश्यप ने कहा है कि मेरा भाई बिल्कुल भी निर्दोष है। जो उसने काम किया था उसकी सजा वह पिछले 8 महीने से काट रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी बिजनेसमैन अमित कातियाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि लालू और तेजस्वी के बेहद करीबी कातियाल को पहले समन भेजा गया था, लेकिन कातियाल की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। कातियाल करीब 2 महीने से जांच एजेंसी को घुमाने की कोशिश कर रहा था। अब ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में अमित को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी के बाद ईडी ने बिजनेसमैन कातियाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। सीबीआई ने जुलाई में जमीन के बदले नौकरी के मामले में एक आरोपी के रूप में AK इन्फो सिस्टम का नाम शामिल किया था। यह नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार अमित कातियाल और फिर उसकी कंपनी ईडी के साथ सीबीआई की जांच के दायरे में भी है। जब सीबीआई ने घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और फिर बिहार के प्रेजेंट में यानी कि अभी मौजूदा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जरूरी खबर है। जय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC से चयनित शिक्षकों को इस संबंध में चेतावनी जारी की है। जहाँ शिक्षा विभाग ने BPSC से चयनित शिक्षकों को चेतावनी दी है कि नए शिक्षक कोई भी संग ना बनाएं। यदि वो ऐसा करते हैं तो फिर शिक्षा विभाग में उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। गौरतलब है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षकों की बम्पर बहाली की है, जब दूसरे चरण की नियुक्तियां भी होने वाली है। जब परंतु इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने शिक्षकों को ये चेतावनी दे दी है। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी तरह का संग ना बनाया जाए। ऐसा करते हुए पाए गए तो फिर उनकी नौकरी समाप्त कर ली जाएगी। ये चेतावनी शिक्षा विभाग ने शनिवार को नवनियुक्त शिक्षकों को दी है। जब विभागीय आदेश में कहा गया है कि ये बात संज्ञान में आई है कि आयोग से चयनित शिक्षिका बबीता चौरसिया ने माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक BPSC शिक्षक संघ नामक संघ बनाया है और उसका लेटर पेड छपवाया है। खबर के अनुसार बबीता चौरसिया शिक्षक संघ की अध्यक्ष हैं। उनसे विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों ना आपकी शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों की दी गई चेतावनी किसी तरीके का संघ या फिर मंच बनाते हुए पाए गए तो फिर नौकरी औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाए। जहां इस तथाकथित संघ के मामले को गंभीरता से लेते शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस प्रकार के किसी भी संघ को तुरंत अमान्य करार दिया जाता है। आगे ऐसा कोई संघ या फिर मंच स्थापित करते हुए कोई भी शिक्षक पाए गए तो फिर उनकी तत्काल नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 4,80,000 किसानों को सरकार के द्वारा फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इसको लेकर के नीतीश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार चौथे कृषि रोड मैप के तहत दूसरे फेज में 4,80,000 नए किसानों को फ्री बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा 2190 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना के अंतर्गत पहले फेज में बिहार के करीब 3,75,000 किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। अब जल्द ही 4,80,000 नए किसानों को फ्री बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना चाहती है। इसके लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। अब जल्द ही सभी किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई में दिक्कत ना हो। दोस्तों अश्लील वीडियो कॉल के माध्यम से ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जब आपको बता दूं कि इसको लेकर के पढ़े लिखे लोग भी जाल में फंस रहे हैं। जी हाँ, बिहार ही नहीं बल्कि देश में इन दिनों साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं हद तक साइबर थानों के माध्यम से इन मामलों में शिकंजा भी कसने की कोशिश की गई है। आपको बता दूं कि आजकल व्हाट्सएप के जरिए अश्लील वीडियो कॉल करके लोगों को फंसाने की घटनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है। इस तरह की ज़्यादातर घटनाओं में अनपढ़ और गरीब लोगों की तुलना में पैसे वाले और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शिकार बनाए जा रहे हैं।
जहाँ तमाम मामलों में लोग ब्लैकमेल होते रहते हैं और फिर बदनामी के भय से, यानी कि बदनामी की डर से सभी पुलिस के मामले सामने नहीं आते हैं, जिससे घटनाओं का खुलासा भी नहीं हो पाता है। ऐसा ही एक घटना हाल ही में एक समीक्षा अधिकारी के साथ हुई है, जिसके बाद उसने केस दर्ज किया है। कुछ माह पहले एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ भी ऐसा वाकया हुआ था, तब उन्होंने भी केस दर्ज कराया था। इतनी घटनाएं होने के बाद भी आखिर लोग क्यों सजग नहीं हुए हैं और हो रहे हैं और फिर ठगी की शिकार हो जाते हैं। ये एक चिंता का विषय है, लोगों को जागरूक होना चाहिए और यदि वे किसी ऐसी घटना का शिकार हो गए हैं तो फिर उन्हें बिना देर किए हुए पुलिस के पास जाना चाहिए। ऐसा करके ठगी और फिर शोषण से बचा जा सकता है। आपको बता दूं कि इसी साल सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में एक व्यक्ति को 83,000 रुपए गंवाने पड़े। जी हाँ, ये घटना अपने राज्य की है। घटना के बाद ठगी के शिकार व्यक्ति ने पुलिस को बताया है कि उसे फोन पर अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें अश्लील वीडियो दिखाए जा रहे थे। जब कुछ देर बाद 1 लाख रुपए की मांग की जाने लगी है। जहाँ कहा गया है कि यदि रुपए नहीं दिए गए तो फिर वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। जहाँ इसके कुछ देर बाद फोन आने शुरू हो गए, उसे सीबीआई का नाम लेकर के धमकाया जाने लगा। इसके डर से पीड़ित ने 83,000 रुपए कॉल करने वाले के खाते में ट्रांसफर कर दिए। जब दोबारा पैसे मांगने पर पीड़ित ने पुलिस के पास शिकायत कराई जाकर के। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस में सभी कर्मियों की छुट्टी 30 नवंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दीपावली एवं छठ पूजा महापर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस के कर्मियों को 30 नवंबर तक छुट्टी नहीं मिलेगी। या वहीं पहले से जिन कर्मियों को छुट्टी मिली है उन्हें भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। यह आदेश राज्य के सभी जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए लागू कर दिया गया है। दरअसल राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बिहार के सभी जिलों में 24,000 से ज़्यादा अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भेजा गया है, जहां उन्हें शहरों के प्रमुख चौक चौराहों, छठ घाटों, पूजा स्थलों आदि जगहों पर तैनात किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 2411 पदों के लिए आवेदन शुरू किया गया है। इसको लेकर के उद्योग विभाग के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार उद्योग विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि बिहार में लग रहे नए उद्योगों में टेक्सटाइल या फिर लेदर क्षेत्र के अनुभवी कारीगरों की जरूरत है। अगर आप यहाँ नौकरी करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन पदों के लिए भर्ती होगी, तो आपको बता दूं कि इसमें टेक्सटाइल में 478 पद, लेदर में 107, फूड प्रोसेसिंग में 190, लॉजिस्टिक में 227, ई व्हीकल में 171, ESDM में 65, IT एंड ITs में 588 और फिर जनरल मैन्युफैक्चरिंग में 585 पद शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पदों के लिए योग्यता क्या है, तो आपको बता दूं कि इन पदों पर आवेदन करने वाले व्यक्ति की मिनिमम शैक्षणिक की योग्यता 8वीं पास होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को पढ़ सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए वेबसाइट www.biharhaitayar.in पर विजिट करें और फिर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक के बारे में अगर बात किया जाए तो यह है https://biharhaitayar.in/job application seeker eng.aspx। आपको ये नौकरी बिहार से बाहर नहीं मिलेगी बल्कि बिहार के अंदर ही मिलेगी। जहाँ आपको बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिहार के अंदर ही आपको ये नौकरी मिलेगी। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के सभी जिलों की अदालत में जल्द ही सरकारी वकीलों की बहाली होने जा रही है। ये जानकारी बिहार सरकार की तरफ से ही हाल ही में खत्म हुए शीतकालीन सत्र में दिए गए हैं। इसके अलावा बिहार के सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टरों के पद भी बड़ी संख्या में बहाल होने जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक और फिर सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति अगले 3 माह के भीतर कर दी जाएगी। दरअसल बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद ने कहा कि राज्य सरकार को 20 जिलों के लिए लोक अभियोजक सहित विभिन्न पदों के लिए नामों का प्रस्ताव हुआ है और फिर अन्य जिलों से नामों का प्रस्ताव प्राप्त करने का काम चल रहा है। इसको लेकर के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने विधानसभा में सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 2015 में राज्य के यानी कि बिहार के अंदर 3 साल के लिए लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक एवं अन्य वकील नियुक्ति किए गए थे। वे अब तक पद पर बने हुए हैं। या सरकार की ओर से इसके बाद नियुक्ति का कोई भी नया सेट नहीं जारी किया गया है।
दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने शनिवार को सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी और फिर नीतीश कुमार के बीच काफी अच्छे संबंध थे। चूंकि पार्टी और फिर विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होता है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए जो बिल लाया था उसका सभी पार्टियों ने समर्थन किया था। उसी पर जीतन राम मांझी अगर कोई भी बात बोल रहे थे तो फिर ये संवैधानिक अधिकार भी है। जो SC ST के हित में कोई भी बात को रख रहे थे। सीएम नीतीश कुमार को यह सब बात नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आवाज को दबाने के लिए चिल्लाना, अपशब्द का प्रयोग करते हुए तुम तराक पर उतर जाना, गरीब और दलितों को गाली देने लगना, तुम तो दलित हो, तुमको तो कुछ बुझता ही नहीं है, मूर्ख हो, बैठ जाओ। इससे लगा कि नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ऐसे लोगों को सत्ता के शीर्ष से हटा देना चाहिए, ये कहना है संतोष कुमार सुमन का। संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि पहले महिलाओं पर, फिर अशोक चौधरी के पिता की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि ना करके किसी और पर कर देना, इस तरह की हरकत नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस देश में राज्य के लिए ये सही नहीं है। इनके हाथों में राज्य की सत्ता सुरक्षित नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं बल्कि पूरे गरीबों और फिर दलितों की लड़ाई है। ऐसे लोगों को सत्ता के शीर्ष से हटा देना चाहिए। बिहार की भलाई के लिए देश में जो बदनामी हो रही है, डिप्रेशन में रहने पर आगे कोई भी व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाए तो फिर वैसे व्यक्ति को सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं मिलता है। हम भी कुछ राजनीति में चाहते हैं और फिर नहीं मिला तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे तरह का व्यवहार करने लगे। अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, सही समय पर इंतजार करना चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, या फिर कहें कि सबसे पिछड़ा ही राज्य है। ये टैग वर्षों से बिहार के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले 7 दशकों में बिहार में तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें आई और गई, सरकारें बदलती रही। तमाम नए नेताओं ने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश के शासन व्यवस्था की कमान संभाली। सब कुछ बदला, लेकिन बिहार की किस्मत नहीं बदली। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में राजनीति का ठर्रा कमोबेश वैसा ही रहा। यह पिछले 7 दशक में देश के दूसरे राज्यों में राजनीति का ठर्रा समय, तकनीक और फिर ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहे। इसकी वजह से कम या फिर ज़्यादा बाकी राज्यों में विकास की एक समानांतर धारा भी समय के हिसाब से बहती रही। वहीं पर इसके अलग यानी कि इसके उलट बिहार में राजनीति अभी भी घूम फिर करके उसी ठर्रे पर ही जा रही है, जैसा दशकों पहले से ही होता आ रहा है। वो ठर्रा है पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीति। या बिहार की सत्ता में हमेशा से ही बदलाव तब हुआ है जब किसी पार्टी या फिर नेता ने जातिगत हिसाब किताब से जुड़े हुए समीकरणों को अपने पक्ष में कर लिया हो। जब बिना किसी लाग लपेट के ये कहा जा सकता है कि पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है, प्रदेश है, जहाँ की राजनीति पर जाति सबसे ज़्यादा हावी रही है। जी हाँ, बाकी राज्यों में भी राजनीति पर जाति का प्रभाव दशकों से देखा जा रहा है, लेकिन जिस हद तक बिहार में पूरी की पूरी राजनीति ही जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है, वैसा किसी भी और प्रदेश में नहीं हुआ है। आपको बता दो कि राजनीति पर जाति के इस कदर हावी होने का ही नतीजा है कि बिहार विकास के पैमाने पर लगातार पिछड़ते चला गया। ये लोकतंत्र की सच्चाई है कि जहां भी जातिगत राजनीति का सबसे ज्यादा बोलबाला रहेगा, उस प्रदेश को खामियाजा के तौर पर विकास की बलि देनी ही होगी। जब बिहार के साथ यही होता आया है दशकों से, और जो हालात पिछले कुछ महीने से बने हैं, भविष्य में भी इसके बदस्तूर जारी रहने की पूरी गुंजाइश है। जी हाँ, संभावना है। जब राजनीतिक रोटियां जातिगत आग पर अच्छी तरीके से पकती रही है तो फिर विकास की ज़रूरत ही कहाँ पर जाती है। इसका जीता जागता सबूत बिहार है। जाति के समीकरणों को साधने के लिए जातिगत भावनाओं को हमेशा चर्चा का विषय बने रहना बेहद ज़रूरी है। बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता इस बात को भली भांति जानते थे या फिर जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि दशकों से बिहार में हर पार्टी के नेताओं ने बड़े स्तर पर इस काम को बखूबी अंजाम दिया है, यानी कि जाति की राजनीति की है। बिहार की राजनीति पर एक समय या फिर कहें 80 के दशक तक कांग्रेस का दबदबा था, जब बीच बीच में जन क्रांति दल, शोषित दल, सोशलिस्ट पार्टी और फिर जनता पार्टी की सरकार भी चंद दिनों या फिर चंद महीनों के लिए ही रही है। संविधान लागू होने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव से ही कांग्रेस ने बिहार में तथाकथित अग्री जाति को अपना सबसे बड़ा मोहरा बनाया। बिहार में कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री बने उनके नाम पर गौर करते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे, जो आज़ादी के बाद से 31 जनवरी 1961 तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। विनोदानंद झा
कृष्ण बल्लभ साहे, भोला पासवान शास्त्री, हरिहर सिंह, दारोगा प्रसाद राय, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, विदेश्वरी दुबे, भगवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री बने। भोला पासवान शास्त्री 3 बार और फिर जगन्नाथ मिश्रा 3 बार मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ मिश्रा बतौर कांग्रेस नेता आखिरी मुख्यमंत्री थे, जहां उनका आखिरी कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 था। इसके बाद बतौर जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, कांग्रेस की ओर से बने मुख्यमंत्रियों के नाम पर ध्यान दे तो फिर अधिकांश अगड़ी जाति से आने वाले नेता थे। जब तक बिहार की राजनीति पर अगड़ी जाति का दबदबा कायम रहा, कांग्रेस की सत्ता भी कमोबेश बरकरार रही। ये वो दौर था जब बिहार में चुनाव मतलब हिंसा और फिर बूथ कब्जा हुआ करता था। जब उस जमाने में बिहार में अगड़ी जातियों के खौफ की वजह से कई इलाकों में पिछड़े वर्ग के लोग बूथ तक नहीं पहुंच पाते थे। कांग्रेस अगड़ी जातियों को अपने साथ बनाए रखने में कामयाब होते रहे। जब कुछ वर्ष को छोड़ दे तो फिर इस रणनीति के माध्यम से कांग्रेस 80 के दशक तक विकास की अविरल धारा बहाए बिना ही वे बेखौफ बिहार की सत्ता पर विराजमान रही। जब बीच बीच में जन क्रांति दल, शोषित दल, सोशलिस्ट पार्टी और फिर जनता पार्टी की भी सरकार आई। महामाया प्रसाद सिन्हा की अगुवाई में मार्च 1967 से जनवरी 1968 के बीच करीब 11 महीने जन क्रांति दल की सरकार रही। फिर 28 जनवरी 1968 से 22 मार्च 1998 के बीच तकरीबन 2 महीने शोषित दल की सरकार रही, जिसमें 5 दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह और फिर बाकी बचे दिनों में बीपी मंडल मुख्यमंत्री रहे, यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मुख्यमंत्री रहे। यही बाद में मंडल कमीशन के अध्यक्ष भी बने थे। जब फिर बिहार में 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 के बीच 163 दिन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार रही, जिसमें कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की बात किया जाए तो लालू प्रसाद ने यादव समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ तबके के साथ ही दलित और मुस्लिम वोट बैंक को अपना आधार बना करके लगातार 1990 से 2005 के बीच लगातार 1.5 दशक तक अपने परिवार को बिहार की सत्ता का मुखिया बना रखा। नीतीश कुमार की राजनीति कुर्मी कोयरी के आधार पर वोट बैंक के साथ ही बीजेपी से गठजोड़ की वजह से फल फूलने लगी। जब बिहार में बीजेपी की राजनीति के फल फूलने का मुख्य कारण कांग्रेस का कमजोर होना रहा, प्रदेश में तथाकथित अगड़ी जातियों का कांग्रेस से मोहभंग हुआ। उसमें से अधिकांश धीरे धीरे बीजेपी के समर्थक बनते गए। जब ये बड़ी पार्टी विधानसभा चुनाव के नजरिए अभी भी जारी है। नीतीश कुमार ने 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर के आरजेडी के जातीय समर्थन का जोड़ निकाल लिया। जब उसके साथ ही प्रदेश में जेडीयू युग की शुरुआत होती है, जो बदस्तूर अभी तक जारी है। जिसमें नीतीश कुमार की राजनीतिक दूरदर्शिता और प्रदेश के राजनीतिक हालात का बड़ा योगदान रहा है। नीतीश कुमार की राजनीतिक दूरदर्शिता कोई उनका अपना कौशल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से जातिगत समीकरण पर आधारित दूरदर्शिता है। बिहार की राजनीति में एक विडंबना ये भी कहे कि विरोधाभास है, जिसका नीतीश भरपूर लाभ उठाते हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में है तो फिर उसकी बात करनी बेईमानी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।